आज के लेक्चर में मैं मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की बात करने वाला हूँ। मेसेल्सन एंड स्टॉल ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं वो सारे एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि हमने बताया कि मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग आज पहले उसको डिस्कस करते हैं, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैं एक सेल ले रहा हूँ, एक अमीबा है, अमीबा का सेल है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जिसको मैं वाइट से दिखा रहा हूँ। अब अमीबा पता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये बाइनरी फिजन करता है। तो सबसे पहले ये डिवीज़न करने से पहले ये अपने डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। मतलब ये दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, तो हर एक स्ट्रैंड अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है। सो पहले ये दोनों स्ट्रैंड क्या है? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये एक अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है दूसरे वाले, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। और ये कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। अब इस सेल में क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा और इससे दो सेल बनेंगे, ठीक है। अब एक सेल में एक पेरेंटल डीएनए और एक न्यू डीएनए, इसमें भी एक पेरेंटल डीएनए और एक न्यू डीएनए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अमीबा पेरेंटल सेल है उससे दो डॉटर सेल बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो पेरेंटल डीएनए है उसका एक पार्ट एक डॉटर सेल में जा रहा है और दूसरा पार्ट दूसरे डॉटर सेल में जा रहा है। यानी कि पेरेंटल डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, केवल हाफ ही कंजर्व है वो एक सेल में, दूसरे सेल में भी हाफ ही कंजर्व है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड इन वन सेल, हाफ ऑफ द डीएनए पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड इन द अदर सेल, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर क्लैरिफाई करता हूँ तो इसको हम लोग देखते हैं एक दूसरे ढंग से। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या होता है? एटीजीसी होता है। तो सपोज कि इस डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो है एटीजीसी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी ए सी एंड जी, ठीक है। यही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं वो क्या होंगे? पहले सेपरेट करेंगे रेप्लिकेशन से पहले, और ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। यानी कि इसका सीक्वेंस क्या है? ए टी जी एंड सी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा होगा? टी ए सी एंड जी, ठीक है।
और हमें पता है कि ए और टी के बीच में डबल स्ट्रैंड होता है, डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हमने दिखाया। इधर भी हम देखते हैं जो ये स्ट्रैंड है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसका सीक्वेंस क्या है, टी ए सी एन जी। इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो क्या बनेगा, ए टी जी एन सी। ठीक है, अगेन यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे ट्रिपल है। ठीक है, यानी कि 2 पैरेंटल स्ट्रैंड है और 2 न्यू स्ट्रैंड है। अब जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो अगेन 2 सेल में बटेंगे, डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल में क्या होगा, एक में ये वाला आ जाएगा पार्ट और दूसरे में ये वाला आ जाएगा, यानी कि ए टी जी सी। हेयर टी ए सी एंड जी, ये हो गया। यहाँ पे जो था वो था टी ए सी जी, पैरेंटल डीएनए थे, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ए टी जी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख रहे हो कि इस डॉटर सेल में एक पैरेंटल डीएनए कंजर्व है, यहाँ पे भी इस डॉटर सेल में एक डीएनए पैरेंटल डीएनए कंजर्व है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कुछ साइंटिस्ट ने कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी बताया था। तो कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव में एक में पूरा का पूरा पैरेंटल डीएनए कंजर्व रहेगा और दूसरे में कंप्लीटली न्यू डीएनए आएगा। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। एक जो नया सेल बनेगा उसमें एक पैरेंटल डीएनए प्लस एक न्यू डीएनए, एक पैरेंटल डीएनए एक न्यू डीएनए, इस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस समय ये पता नहीं था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है। अब इतना बेसिक्स बताने के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की जो मेसेल्सन इंस्टॉल ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स की बात करेंगे। तो डीएनए डबल हेलिक्स जो नेचर में पाया जाता है और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो N14 होते हैं। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, N14 एंड N15। तो नेचर में जो पाया जाता है हर एक सेल में, जो ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में पाया जाता है वो N14 होता है, जिसको हम लाइट आइसोटोप बोलते हैं, लाइट नाइट्रोजन बोलते हैं। और N15 जो होता है वो उसको हेवी आइसोटोप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेचर में जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 14 के फॉर्म में पाया जाता है, N14। हम देखते हैं कि मेसेल्सन इंस्टॉल ने क्या किया। इन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क लिया। इस कोनिकल फ्लास्क में जो कल्चर मीडिया लिया वो था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसमें कि N जो है वो 15 लिया, यानी कि हेवी नाइट्रोजन लिया, सॉल्यूशन में हेवी नाइट्रोजन लिया। अब इसमें उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया। ई कोलाई, हमें पता है कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। अब पर्पस क्या था ग्रो करने का। अब ये जो ई कोलाई लिया इसके अंदर जो डीएनए है वो तो N14 है, लेकिन इसके फर्दर ग्रोथ के लिए उन्होंने जो मीडियम लिया है उसमें N15 है। और हमें पता है कि बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करता है, तो हर 20 मिनट्स में बैक्टीरिया क्या होता है, अपना
डबल हो जाता है, यानी कि 1 है तो 2, 2 है तो 4, इस तरह से। ये साइंटिस्ट को पता था। तो कई जनरेशन के बाद, सेवरल जनरेशंस ग्रो करने के बाद, साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि अब जितने भी नए सेल बने हैं उसमें जो डीएनए है, और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो तो N14 नहीं N15 होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रो कर रहे होगे N15 में, ठीक है। यानी कि आफ्टर सेवरल जनरेशन बहुत सारे सेल हो गए यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल, और हर एक सेल में साइंटिस्ट बोले कि उनका जो डीएनए है उसमें N15 होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए तो प्रूफ चाहिए। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि किसी नए सेल का डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफ़र किया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जहाँ पे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, ठीक है। यहाँ पे डीएनए को डाला और इसको सेंट्रीफ्यूज किया, और इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को बोलते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और देखा गया कि आफ्टर सम टाइम जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया तो यहाँ पे एक बैंड बनता है डीएनए का, बिल्कुल नीचे की तरफ। अब ये जो प्रोसेस है इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्यों लिए, और उसी का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हमने क्यों किया डीएनए के साथ। तो सीजियम क्लोराइड एक केमिकल है। अगर मैं डीएनए को हटा देता हूँ, केवल सीजियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेता हूँ और इसका मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 तरह का डेंसिटी मिलता है, एक हेवी डेंसिटी, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी और एक लाइट डेंसिटी। यानी कि यहाँ से अगर मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ तो सबसे ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा, यहाँ से निकालूँगा तो उससे कम होगा, और यहाँ से निकालूँगा तो सबसे कम डेंसिटी होगा। यानी कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी घटता जा रहा है। और जो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड का है, सेम डेंसिटी ग्रेडियंट डीएनए का भी होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक बैंड बना नीचे की तरफ, यानी कि N15 क्या है, हेवी है, यानी कि ये जो बैंड बना है वो N15 डबल हेलिक्स को दिखा रहा है। अब क्या किया इन्होंने, ये जो सेल इस कोनिकल फ्लास्क में है, इसमें से कुछ सेल इन्होंने ट्रांसफ़र किया एक नए कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन था कल्चर मीडिया का वो था NH4Cl, सेम एज हियर, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन सोर्स है वो इन्होंने लिया 14, यानी कि लाइट नाइट्रोजन लिया। अब अगेन यहाँ पे आप देखो कि 15 जो भी हमने यहाँ पे सपोज बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए में क्या होगा, N15 जो डबल हेलिकल डीएनए है उसमें क्या N15, लेकिन अब इसको ग्रो किया जा रहा है N14 कल्चर मीडिया में, यानी कि N15 लिमिटेड है और N14 क्या है, वही मैक्सिमम सोर्स है। यानी कि ये जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा और तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे
वो हमेशा N14 ही ऐड होंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस का सोर्स क्या है, N14 है, N15 नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। अब जब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो 20 मिनट्स के बाद सैंपल लिया गया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया को निकाला गया, उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया सेम विथ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस बार साइंटिस्ट ने देखा कि जो बैंड बन रहा है वो बीच में बन रहा है, यानी कि ये कैसा बैंड बन रहा है, N15 N14 का बैंड बन रहा है। ठीक है। अब फिर उन्होंने वेट किया 20 मिनट्स का, यानी कि आफ्टर 40 मिनट्स, यहाँ मैं 40 लिख देता हूँ कंफ्यूजन दूर होने के लिए। 20 मिनट्स के बाद ये बैंड बना N15 N14। 40 मिनट्स के बाद सेम प्रोसेस उन्होंने किया। अब देखिए क्या हुआ है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बैंड यहाँ तो बन ही रहा है, बीच में एक बैंड ऊपर ही बन रहा है, यानी कि ये वाला जो बैंड है वो क्या है, N15 N14, और ऊपर वाला लाइट है, यानी कि ये क्या हो गया, N14 N14। ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये 0 सेकेंड में किया था, या इसको हम बोल सकते हैं जनरेशन 0। 20 मिनट्स में जो सैंपल लिया उसको हम बोलेंगे जनरेशन 1। 40 मिनट्स में जो सैंपल लिया उसको हम बोलेंगे जनरेशन 2। फिर 60 मिनट में लेंगे तो उसको हम बोलेंगे जनरेशन 3। 80 मिनट में लेंगे तो 4 एंड सो ऑन। अब ये बैंड मिला उनको। अब इससे आप कैसे कंक्लूज़न निकालोगे? तो कंक्लूज़न निकालने के लिए मैं यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बनाता हूँ, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं 0 जनरेशन का लेता हूँ जो N15 बना है, और मैं इसको वाइट से दिखा रहा हूँ, पेरेंटल डीएनए है। ठीक है। दोनों स्ट्रैंड क्या है, N15 है। ओके। जब इसको ट्रांसफ़र किया गया N14 मीडियम में तो 20 मिनट्स के बाद देखा गया ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो रेप्लिकेशन के बाद देखा गया कि एक जो है पेरेंटल डीएनए है और इसके साथ न्यू डीएनए बना N14। ये वाला जो पेरेंटल डीएनए है इसके साथ भी एक न्यू डीएनए बना, यानी कि ये हाइब्रिड बन रहा है। दैट्स वाई 20 मिनट्स के बाद ये वाला बैंड मिला मिडिल में। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं G0, इसको हम बोल सकते हैं G1। तो G1 में क्या होगा, हाइब्रिड क्या है, 100%। इसको हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, इसको हम हेवी बोल सकते हैं। G0 में हेवी क्या है, 100% है। लेकिन 20 मिनट्स के बाद जब G1 आता है तो उसमें क्या होगा, हाइब्रिड 100% मिल रहा है हमें। तो आपको हाइब्रिड 100% मिल रहा है ये यहाँ पे, सॉरी। अब 40 मिनट्स में अगेन जब साइंटिस्ट ने देखा कि 40 मिनट्स में क्या होगा, 40 मिनट्स में क्या होगा, ये दोनों सेपरेट करेंगे, ये दोनों सेपरेट करेंगे, फिर ये अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा। तो ये हमारा एक हो गया, इसके साथ एक नया स्टैंड बना। फिर ये वाला जो है ये सेपरेट हुआ है, तो ये अपना एक नया स्टैंड बनाएगा। ठीक है। फिर ये सेपरेट हुआ है तो ये एक नया स्टैंड बनाएगा।
फिर ये सेपरेट हुआ है तो ये एक नया स्टैंड बना रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 50% हाइब्रिड है और 50% लाइट है। 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट, तभी यहाँ पे एक लाइट बैंड दिख रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं 60 मिनट में लेता हूँ, यानी कि जनरेशन ये हो गया जनरेशन 2, जनरेशन 3 अगर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या होगा, जनरेशन 3 में लाइट जो है स्टैंड वो बढ़ता जाएगा और हाइब्रिड जो है वो घटता जाएगा। अगेन यहाँ पे N15 क्योंकि लिमिटेड है इसलिए क्या होगा, उसका संख्या घटता जाएगा। और यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो हाइब्रिड बैंड है वो पतला होता जाएगा और जो लाइट बैंड है वो मोटा होता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं थर्ड जनरेशन लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 25% हाइब्रिड होगा एंड 75% लाइट होगा। ठीक है, तो इस बैंड का आप मीनिंग समझ रहे हो, ये अगर स्टैंड में देख रहे हैं हम तो। ठीक है, तो आपसे ये एक असाइनमेंट है कि आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, ये जो रेशियो है ये क्या होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये तो दिख रहा है आपको सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक पेरेंटल है एक न्यू है, यहाँ पे भी एक पेरेंटल एक न्यू है, लेकिन हाउ अबाउट दिस स्टैंड, ये दोनों तो सिमिलर दिख रहा है, ये भी सिमिलर दिख रहा है। नहीं, ये भी क्या है, एक पेरेंटल एक न्यू है, एक पेरेंटल एक न्यू है, केवल कलर में दिखा रहा हूँ सेम है, लेकिन दोनों का जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो तो अलग अलग है। अगर ये ATGC है तो ये क्या होगा, TACG होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल मैं कलर एक दिखा रहा हूँ, लेकिन एक जो है वो पेरेंटल है, एक न्यू है, एक पेरेंटल है, एक न्यू है। ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को। यहाँ पे क्योंकि 15 था इसलिए मैंने उसको वाइट से दिखाया था, और ये 14 था इसलिए मैंने इसको रेड से दिखाया, लेकिन इस केस में भी दोनों स्टैंड अलग अलग है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये पेरेंटल है, यानी कि ये वाला पेरेंटल यहाँ आ गया और नया स्टैंड यहाँ बना, ये भी एक पेरेंटल है उसके साथ नया बना है, तो ये भी सेमी कंजर्वेटिव रूल को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लिखें, और अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।